हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 इन दोनों में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न यानी कि भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न जो है जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया था वो प्रश्न रिपीट हुआ है टीआरई 2.0 में। तो ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि यहाँ से 4-5 प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, इसीलिए इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी इसी प्रकार से कवर कराया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी है आप वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए ज्योग्राफी के महामैराथन सेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस सेशन में बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 न्यू वैकेंसी 2024 के लिए। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत संभावना है कि यह प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाए। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? आंसर सभी लोगों को कमेंट करते चलना है, आंसर सबको कमेंट करना है। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन या फिर पहला पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुआ था? तो यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और यह कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1992 में हुआ था। और इसी सम्मेलन में एजेंडा 21, एजेंडा याद रखिएगा, एजेंडा 21, ठीक है ना। इसी पृथ्वी सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था 1992 में फ्रेंड्स, इसमें घोषित एजेंडा 21 जो है रियो घोषणा, इसमें सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एजेंडा 21 संबंधित किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? एक बार सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए 22 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन जो है ये विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है? सभी लोग इसको बताइए कि किसने लिखा है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सुमाकर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सुमाकर ने लिखा है। अच्छा, फेयरवेल टू इंडिया, फेयरवेल टू इंडिया यह पुस्तक लिखा है एडवर्ड थॉमसन ने, एडवर्ड थॉमसन ने लिखा है, ठीक है ना। द वेल्थ ऑफ नेशंस याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की है, ठीक है ना। ये सब आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे अब कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा और इसको एक टेस्ट के तौर पर लगाइए, ऐसा समझिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। BRO जिसको कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में इसका स्थापना किया गया था। और जो BRO है भारत सरकार के प्राधिकरण के अधीन, यह देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और उसकी देखरेख करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और चलिए याद एक पॉइंट और रखिएगा कि वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह NH44 है, NH44 है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है
और यह राजमार्ग जो है श्रीनगर से जम्मू होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। एक है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसके अंतर्गत 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। ये सब फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह किस वर्ष लागू किया गया था, चलिए बताइएगा। अच्छा, स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति कब लाया गया था। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति जो है ये 1952 में लाया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति 1952 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है 33% भौगोलिक क्षेत्र का वन होना अनिवार्य माना गया था। क्लियर। चलिए बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स ये लागू हुआ था 1972 में, 1972 में। अच्छा, जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये कब आपका अधिनियमित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986 में। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एनजीटी की स्थापना 2010 में किया गया था। ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए कितना सारा मैंने आपको पॉइंट बता दिया। 1952 में जो है, एक बार और रिकॉल कर देता हूं मैं, 1952 में स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति लाया गया था, जिसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र का वन होना अनिवार्य माना गया था। ठीक है ना। और देखिए एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2010 में हुई थी। क्लियर ना। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। और राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। चलिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं। मुंडा और संथाल जो है यह किस पेड़ की पूजा करते हैं, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के जो मुंडा और संथाल जनजाति हैं, इनके द्वारा महुआ और कदम्ब का जो पेड़ होता है, महुआ और कदम्ब का पेड़, इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए महुआ दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और बिहार का मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर आम और महुआ के पेड़ों के साथ महुआ और पेड़ों की पूजा की जाती है। ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है यह पठार से आच्छादित है, राइट आंसर इसका क्या होगा, चलिए बताइएगा। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। और इसके 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। ठीक है ना फ्रेंड्स। यह भारत का जो कुल क्षेत्रफल जो है आपका, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.42% है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है, तो फ्रेंड्स ये 27% है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये आपका कितना है, 32,87,000, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए आपका 3.28 आ गया ना, मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण वांछित प्रतिशत क्या है। देखिए 1952 में मैंने आपको बताया था, 1952 में जो है आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति लाया गया था। तो 1952 में जो वन नीति लाया गया था इसका अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 33% पर जो है, 33% भाग पर जो है फ्रेंड्स आपका
जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 33% पर वन होना अनिवार्य माना गया था। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, बांगर प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए बांगर मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांगर मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी ये आपका जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, और देखिए आप कमेंट करके बताइए कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, दूसरा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसी में से है दोनों का, आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो पहले चलिए आगे बढ़ेंगे। और जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है हमारे देश में। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है शीत कटाव। इसको हम लोग शीत कटाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1953 में 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा का क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है, ठीक है ना। मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपरदन कहा जाता है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिए चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए बहता जल आपका मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिनको कि अवनलिकाएं कहते हैं। और ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खाद भूमि कहते हैं। और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। खड़ भूमि याद रखिएगा चंबल बेसिन में, ठीक है ना। देखिए लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? लेप्चा जो है यह आपका किस भाग से संबंधित है? बताइए राइट आंसर। तो लेप्चा जो है ये आपका उत्तरी दार्जिलिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोहर का, तो सोहर उत्तर प्रदेश। उसके बाद झूरी हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। पंडवानी छत्तीसगढ़, याद रखिएगा पंडवानी छत्तीसगढ़, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है? बांधवगढ़ जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। क्लियर? बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चलिए, अच्छा एक पापी कोंडा आजकल पूछा जाता है। पापी कोंडा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? पापी कोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में है। चलिए, उसके बाद देखिए भीतरकनिका उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर, ये बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है और बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, ठीक है। इन सबको फ्रेंड्स याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किस राज्य में भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? वन क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है ना, वन क्षेत्र पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? देखिए 2021 वाला जो वन रिपोर्ट था उसके अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है यह आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। और भारत के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछेगा, प्रतिशत वाला, तो फ्रेंड्स यह राज्य मिजोरम है। तो इस तरह से आप दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वन क्षेत्र सर्वाधिक पूछेगा तो मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक वन क्षेत्र जब प्रतिशत में पूछेगा तब आंसर आपका मिजोरम होगा, ठीक है ना। देश में सबसे ज़्यादा जो है मैनग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मैनग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य ये आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? पश्चिम बंगाल है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, बताइएगा किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स यह किसमें है, किसमें नहीं है? तो देखिए ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, इसमें जो है सामुदायिक भागीदारी सीधे तौर पर जो है यह शामिल नहीं है, ठीक है ना। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ठीक है।
मैंने आपको बताया था, क्लियर ना। और एक एपिको आंदोलन है, एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन याद रखिएगा। एपिको आंदोलन जो है, एपिको आंदोलन, यह आपका 1980 के दशक में जो है पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ पांडुरंग हेगड़े, इन्हीं के नेतृत्व में यह उत्तरी कन्नड़ जिले कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था एपिको आंदोलन, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में हुआ था, विजय जरधारी, धूम सिंह नेगी, ये सब इतना नाम याद नहीं रखना है आपको। बीज बचाओ आंदोलन 1980 में हुआ था, ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, और प्रथम भारतीय वन अधिनियम 1865 में लाया गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है। ऊर्जा परियोजनाओं जल विद्युत के द्वारा, तो जल विद्युत के द्वारा जो है यह योगदान कितना है, तो लगभग 22% का योगदान है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुआ था 1897 में, 1897 में, कहाँ पर, तो दार्जिलिंग में, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुआ था। एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था, तो एनटीपीसी का भी 1975 में ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और कुछ परियोजनाओं का नाम बता रहा हूँ। जैसे कि आपसे पूछा था सलाल परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में, मेटूर, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 55 लीटर होगा। जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में, ठीक है, और यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जल को इसका उद्देश्य क्या है, जल को विकसित करना है, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पर आपका 55 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी मुहाना बनाती है। देखिए, मुहाना या दहाना बनाती हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कौन सी नदी मुहाना बनाती है, तो देखिए इसमें मुहाना या दहाना जो बनाती हैं ये माही नदी बनाती है, ताप्ती बनाती है और नर्मदा भी बनाती है, ठीक है ना। तो 1, 2 और 4 राइट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं भी 1, 2 और 4 दिख नहीं रहा है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार आप लोग ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। इस सूर्य का निर्माण करती हैं ये नदियाँ, ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है, तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, और भी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अलमाटी बांध पूछा जाएगा, अलमाटी बांध, तो अलमाटी बांध जो है ये कहाँ पर है, कृष्णा नदी में है, ठीक है ना, कृष्णा नदी पर। कावेरी पर कौन सा है, मेटूर बांध है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, हीराकुंड याद रखिएगा महानदी पर है, ठीक है ना। चलिए, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है, तो भारत के राजस्थान राज्य में वर्षा जल को जो है पालर या पलार पानी कहा जाता है। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए राजस्थान के जैसलमेर जिला में खादिन, जैसलमेर जिला में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ जो है इस तरह के उदाहरण है, ठीक है, वर्षा जल संचयन के, क्लियर ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है, तो यह राज्य कौन सा है। यह योजना जो है आपका तमिलनाडु ने किया है, और इसे 2001 से शुरू किया गया था, और तमिलनाडु ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य है, ठीक है ना, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस देश में झूम खेती को
मिल्पा कहा जाता है। देखिए झूम खेती अलग अलग देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक बार आप उसको ठीक से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मिल्पा जो कहा जाता है ये कहा जाता है कहाँ पर, मैक्सिको में, ठीक है। अच्छा एक कोनुको है, कोनुको, कोनुको कहा जाता है वेनेजुएला में, ठीक है ना, जो कि कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, रोका इसको ब्राज़ील में कहा जाता है, ठीक है। श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है, श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है, क्लियर। लदांग कहा जाता है इसको, लदांग याद रखिएगा, लदांग इंडोनेशिया और इंडोनेशिया और मलेशिया में कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब आप याद रखिएगा। और तुंगिया कहा जाता है कहाँ पर, तुंगिया इसको म्यांमार में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो भूदान आंदोलन है उसको रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। और भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1951 में, 1951 में इन्होंने, 1951 में जो है इन्होंने पोंचमपल्ली से, यानी कि जो वर्तमान में अब तेलंगाना राज्य में पड़ता है पोंचमपल्ली, वहीं से इसकी शुरुआत किया था। और यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, ठीक है। और उड़ीसा में इन्होंने ग्रामोदान आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। भूदान आपका अभी वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है पोंचमपल्ली, वहाँ से किया था। और ग्रामदान आंदोलन जो है, ग्रामदान इन्होंने ही किया था, ये उड़ीसा से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। गन्ना के उत्पादन में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में जो है भारत किस स्थान पर है, तो गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना, दूसरे स्थान पर है। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। और दूध और मसाला के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। देखिए वर्ष 2019 और 20 में भारत की किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया गया। 2019-20 में भारत में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया गया है ये गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया, गुजरात में किया गया। चावल का पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। चलिए आलू का उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। सोयाबीन मध्य प्रदेश में, मक्का कर्नाटक में, ये सब याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दोनों याद रखिएगा, क्लियर। तो इसमें जो है 70% लोहे की सांद्रता होती है, 70% होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और लौह अयस्क उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चौथा है। हेमेटाइट लाल एवं भूरे रंग की होती है, हेमेटाइट, ठीक है ना, हेमेटाइट, इसको याद रखिएगा। चलिए और उसके बाद बात करते हैं कि हेमेटाइट अयस्क मुख्यतः कहाँ पर है, तो आपका सिंहभूम झारखंड में, मयूरभंज, उसके बाद आपका सुंदरगढ़ उड़ीसा, ठीक है ना, कर्नाटक यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है। रत्नागिरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रत्नागिरी जो है यह लौह अयस्क भंडार महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अच्छा वेलेडिला लौह अयस्क भंडार कहाँ पर है, वेलेडिला, वेलेडिला कहाँ पर है, वेलेडिला, तो वेलेडिला याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। सतारी कहाँ पर है, सतारी, सतारी लौह अयस्क भंडार, तो ये सतारी गोवा में है, ठीक है ना। कुद्रेमुख पूछा जा रहा है आजकल, कुद्रेमुख पूछा जा रहा है, कुद्रेमुख कहाँ पर है, कुद्रेमुख लौह अयस्क भंडार जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स कुद्रेमुख जो है ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है ना। ये इस तरह से देखिए क्योंझार है, क्योंझर, क्योंझर, क्योंझर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह क्योंझर जो है यह उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो उड़ीसा में आपको बताया मैंने आपको, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। सतारी कहाँ पर है, सतारी यह गोवा में है। वेलेडिला छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर जो है ये कहाँ पर है, अंकलेश्वर जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यह आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, गुजरात में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को समृद्धि का फवारा कहा था, ठीक है ना, समृद्धि का फवारा कहा था, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न करेंगे। अच्छा दिग्बोई जो है, दिग्बोई ये कहाँ पर है, दिग्बोई, दिग्बोई जो है ये आपके आगे मिलेगा, दिग्बोई असम में है, ठीक है ना। दिग्बोई तेल रिफाइनरी यह एशिया की प्रथम तेल शोधन कारखाना है जो कि असम में है, दिग्बोई, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ दिग्बोई।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। देखिए, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और देखिए एक और याद रखिएगा, मणिकर्ण। मणिकर्ण मणिकर्ण भी कहाँ पर है? मणिकर्ण मणिकर्ण भूतापीय संयंत्र। तो फ्रेंड्स ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, पूगा घाटी पूछेगा, पूगा घाटी भूतापीय संयंत्र, तो ये लद्दाख में पड़ता है पूगा घाटी। ठीक है, तपोवन पूछेगा, तपोवन तपोवन कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सूरज कुंड पूछेगा, तो सूरज कुंड भूतापीय संयंत्र झारखंड में है। ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, अधात्विक खनिज कौन सा है इसमें से? अधात्विक खनिज इसमें से कौन सा है? लोहा तो बिल्कुल धात्विक है, मैग्नीज भी है। अबरक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अबरक हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अधात्विक खनिज के अंतर्गत एस्बेस्टस, उसके बाद आपका एक तो आपका अबरक आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा। और धात्विक खनिज में आपका लॉएस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, ठीक है, आपका जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये सब आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भेल जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 में हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये सार्वजनिक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुंबई में पहला सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? VVI क्वेश्चन है। मुंबई में पहला सफल कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में किया गया था। 1854 में किया गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 1854 में कावस जी डाबर के द्वारा किया गया था। और 1856 में उत्पादन यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। अच्छा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? पहले जानिए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो 1854 में भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए, लौह और इस्पात संयंत्र से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भद्रावती जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक पे है। ठीक है, वेलाडीला लॉयस्क मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अभी आपको बताया था विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है विश्वेश्वरैया? बताइए, कर्नाटक में ही है ना शायद। चलिए, तो इस सबको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इन सबको आप, बेलाडीला मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो और देखिए प्रश्न एक और पूछा जाएगा कि तटीय क्षेत्र में स्थित लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है? तटीय क्षेत्र में स्थित। तो तटीय क्षेत्र में जो स्थित है ये आपका विशाखापट्टनम में है। ठीक है, विशाखापट्टनम में विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ये मैंने आपसे पूछा था, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको सही बताया था कि कर्नाटक में ही है ये। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? सर्वाधिक संकेंद्रण जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका है छोटा नागपुर पठार। ठीक है ना, छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर पठार को भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा भी दिया गया है। रूर प्रदेश पूछा जाए तो ये छोटा नागपुर पठार, इसको आप याद रखिएगा, झारखंड राज्य में पड़ेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि समताप मंडल की ऊंचाई पूछा गया है कि क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई जो है क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। और समताप मंडल की ऊंचाई जो है ये आपका 50 किलोमीटर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 50 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समताप मंडल की बात करते हैं तो इसी में जो है वायुयान वगैरह उड़ाया जाता है। ये सबसे आदर्श दशाएं होती है इसमें। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो उसके बाद देखिएगा कि अटल टनल की लंबाई का कितनी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी पूछ लिया है। तो अटल टनल की लंबाई जो है ये 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, 9.02 किलोमीटर है अटल टनल है। ठीक है ना,
और देखिए फ्रेंड्स, यह भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रा जो है उसी के नीचे बनाया जा रहा है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई है। अच्छा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह और पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह ये पूछा जाता है। तो भारत के पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है ये आपका कौन कौन सा है? कांडला जो कि गुजरात में पड़ेगा, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन नाहवा शिवा महाराष्ट्र में पड़ता है, मार्मोगोआ गोवा में पड़ेगा, न्यू मंगलूर और कोचीन। तो ये आपके पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। और पूर्वी तट की बात करते हैं तो एक तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, एनौर हो गया। फिर देखिए विशाखापट्टनम और आपका उड़ीसा का पारादीप और पश्चिम बंगाल का हल्दिया, ये सब आपके पूर्वी तट पर स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाएगा तो विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी पूछेगा तो भी विशाखापट्टनम है। ठीक है। और कांडला जो गुजरात में है यह आपका ज्वारीय बंदरगाह है। तो इन सबको फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, वन नाम दिया गया है। जल मार्ग वन नाम दिया गया है। जल मार्ग वन जो दिया गया है यह आपका इलाहाबाद हल्दिया राष्ट्रीय जल मार्ग को दिया गया है। ठीक है, इलाहाबाद हल्दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, देखिए भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो भारत में रेलवे को कितने जोन में बताएंगे? तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में 18 रेलवे जोन हैं। ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। और 1853 में आपके डलहौजी के समय में सबसे पहली बार रेलवे चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, ये आपको भी याद होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। देखिए फ्रेंड्स, भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल पाइपलाइन का जो नाम है वो नाम क्या है? नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन। नहरकटिया और नूनमती के बीच पाइपलाइन 1962 में चालू हुआ था और 1964 में नूनमती से बरौनी के बीच में हुआ था। ठीक है ना। नहरकटिया और नूनमती के बीच में 1962 में चालू हुआ था और नूनमती से बरौनी के बीच में 1964 में शुरू हुआ था। तो ये पहली कच्चा तेल पाइपलाइन है भारत का। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हजीरा विजयपुर देख रहे हैं। हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर के बीच में 1986 में शुरू हुआ था। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह स्थापित किया गया था रिसरा में। ठीक है ना, रिसरा में स्थापित किया गया था। और जूट उत्पादन में भारत, बांग्लादेश और चीन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिसरा में। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? सबसे पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिएगा। देखिए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो है ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ठीक है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अक्षांश जो है 37 डिग्री 6 मिनट है और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? इसमें से
इसमें से कौन सा सही दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का भूमि क्षेत्रफल जो है ये आपका कितना है फ्रेंड्स, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल ये आपका सही दिया गया। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, इसे भी याद रखिएगा। और द्वीप सहित भारत की जो कुल तटीय सीमा है ये आपका 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है ना। और भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है, ये गलत है। 82 डिग्री कितना 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है ना, तो ये आपका गलत है। तो ए और बी सही है, इसलिए 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताइए। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से क्रमशः 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, 3214 और 2933, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। और भारत टोटल कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, तो 7 देशों के साथ। सबसे ज़्यादा किसके साथ, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो उसके बाद देखिएगा कि मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मालाबार तट के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है, चलिए बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मालाबार तट की अगर हम बात करते हैं तो मालाबार तट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है, और कन्नड़ तट को भी कभी कभी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, ठीक है ना। भारत के पूर्वी तट के किनारे यह एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, और गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। और मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, तो 1 से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत नदियों के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए, नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है, ठीक है ना। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो इसके बारे में जान लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, तापी नदी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और तापी नदी जो है फ्रेंड्स, यह सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से, नर्मदा जो है यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से जो है गुजर रही है नर्मदा। तो अभी मैंने बताया था आपको, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के मध्य से होकर के भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो यहाँ पर 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आपका कवर, अब यहाँ से देखिएगा 2-3 प्रश्न आपका कवर होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है पंजाब हिमालय। इसको क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, कुमायूं हिमालय किसको कहा जाता है। तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ठीक है, सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ठीक है, कुमायूं। नेपाल हिमालय किसको कहा जाता है, तो काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय किसको कहा जाता है, तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये आपका कौन सा है, माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माजुली द्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है इसमें से आपका चिल्का झील है। चिल्का झील आपका कहाँ पर पड़ता है, तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह खारे पानी की लैगून झील है, ठीक है ना। चलिए, पुलिकट कहाँ पर है, तो पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है, दोनों के बॉर्डर पर है। और सांभर यह राजस्थान में है, ठीक है। चलिए, और यह भारत का सांभर जो है अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी का झील है, सांभर अंतर स्थलीय।
सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यह जो है फ्रेंड्स, यह सुंदरवन बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों की डेल्टा पर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। और यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है ये, ठीक है ना, शिव समुद्रम जो है यह किस नदी के पर है? तो यहाँ पर कावेरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है ना, कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपका देखिए कोरियोलिसिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? इसमें से कौन सा सही दिया गया है बताइएगा। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, ये तो आपका सही हो गया। कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा जो है, वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। तो आपको देखिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। ध्यान से पढ़िएगा, उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं, ठीक है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु पेटी वायुदाब पेटी जो है तथा उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के निर्माण में सहायक होती है। यह बल जो है यह आपका ध्यान रखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियों के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। और देखिए, ये बल चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है और महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन में भी यह बल सहायक होता है, ठीक है। तो वैसे भी इसका एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम जो है ये कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है विश्व में मौसिन राम में, और ये मेघालय में है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मेघालय में है, ठीक है, मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? 70 सेंटीमीटर से कम, तो 70 सेंटीमीटर से कम जो होगी वो आपका उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और झाड़ीदार के रूप में किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, उष्ण कटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के वन में बबूल, बेर, खजूर, इन सब चीज़ के पेड़ उगते हैं, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में चंदन जो है, चंदन किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? चंदन जो है ये पाया जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति में, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति में, ठीक है ना, चंदन, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और इसके बाद करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, तो ये आपके सह्याद्री के पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी ढलान पर है, शिवालिक श्रेणी के सहारे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, कौन सी विशेषता भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सदाबहार वन की बात करते हैं तो सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। 200 से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, तो 200 से अधिक, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो आपके वन है उसमें मुख्य क्षेत्र से सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, ठीक है ना। तो ये पेड़ सदाबहार वन ऊंचे और सही है, और सभी पेड़ विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तरी सह्याद्री जो प्रदेश है वहाँ पर इनको 16 वन कहा जाता है, ठीक है ना, उनको 16 वन कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसका एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पेड़ 60 मीटर तक ऊंचे होता है, तो इनकी ऊंचाई भी होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बायो रिजर्व जो है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो देखिए, यूनेस्को की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इनमें से आपके
यूनेस्को द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायो रिजर्व है वो 12 है। ठीक है, और इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें से जो है कौन सा नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से। तो देखिए नीलगिरी बिल्कुल है, ये आपका 2000 में किया गया था। मन्नार की खाड़ी को भी 2001 में किया गया था और सुंदरवन को भी 2001 में किया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर। चले, रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसको संबोधित देखिए किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और यह बुलाया गया था, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरणीय विकास हेतु कुछ कार्यक्रम इसमें निर्धारित किए गए थे, जैसे कि एजेंडा 21 मैंने आपको बताया था। इसमें विकसित देशों किससे संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य बनाने पर बल दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो देखिए सबको भोजन, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता, ये भी था आपका। और पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया। जैव विविधता का संरक्षण और संगठन जो संकटग्रस्त जीव हैं उनके संरक्षण पर बल दिया गया था। ताप नियंत्रण, वन्य संरक्षण, जैव विविधता और सतत विकास से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर आर्थिक जो है और राजनीतिक, ये आपका एक से अधिक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा तो एकदम क्लियर है कि सही है, इसीलिए यहाँ पर एक से अधिक राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन इसमें से कौन सा नहीं है? नवीकरणीय, तो देखिए नवीकरणीय संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो नवीकरणीय में आपका कौन कौन से, एक अनवीकरणीय होता है, ठीक है, और एक नवीकरणीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नवीकरणीय पूछा गया है, तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य, हवा, जल, मिट्टी, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पर एक से अधिक, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो चूंकि ये है इसीलिए ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी आपका, उसके बाद जल, हवा, सूर्य, ये आपके नवीकरणीय हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए नवीकरणीय नहीं पूछा गया, तो कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये चिपको आंदोलन हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में, जो कि अब झारखंड में पड़ता है, वहीं पर जो है ये हुआ था। और गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंद्री प्रसाद भट्ट, इन सब का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, बीच बचाओ आंदोलन भी यहीं पर हुआ था, बीच बचाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? बताइए कौन सा सही इसमें से नहीं दिया गया है। तो देखिए जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सही नहीं है इस, देखिए बाकी जो है ये दोनों यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, चलिए और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना का अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य? देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है कि नहीं, तमिलनाडु, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, यह योजना 2001 में शुरू हुई थी। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, गुजरात में, याद रखिएगा। एक तो प्रश्न वैसे बन गया, और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में खेती के लिए आदिम रूप से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? आदिम रूप से, तो आदिम रूप से जो है प्रयोग किया जाता है, इसमें से आपका कौन सा? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए भारत में खेती के लिए आदिम रूप से जो इस्तेमाल किया जाता था वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्थानीय रूप से जो है इस कृषि को, जो झूम कृषि है, स्थानांतरणशील कृषि, काटो और जलाओ अथवा बुश फेलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और यह स्थानीय रूप में इस कृषि को पूर्वी राज्य में झूम कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको ब्यवर कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, उड़ीसा में इसको पामा डाबी या कोमन कहा जाता है। तो इस तरह से एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, एक से अधिक। चलिए झूम खेती के संदर्भ में देखिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार। मिल्पा कहाँ पर? मध्य अमेरिका में कहा जाता है।
मिल्पा जो है ये आपका मैक्सिको मध्य अमेरिका सही है। कोनुकू कहा जाता है कहाँ पर? कोनुकू कहा जाता है वेनेजुएला में, तो ये आपका गलत हो गया। लदांग कहाँ पर कहा जाता है? लदांग कहा जाता है आपको जावा और मलेशिया में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और तो सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? अरेबिका खेती जो है, अरेबिका यह कहाँ पर की गई थी? तो अरेबिका बाबा बुदन पहाड़ी पर, ठीक है ना, बाबा बुदन पहाड़ी पर अब अरेबिका जो है यहाँ पर खेती की गई थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। भारत में दो प्रकार की कहवा कृषि होती है, एक अरेबिका और एक रोबास्टा, ठीक है ना, एक अरेबिका और एक रोबास्टा, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? गैर धात्विक, धात्विक और गैर धात्विक मैंने बताया था ना आपको। तो देखिए, अबरख, चूना पत्थर, संगमरमर, ये आपका गैर धात्विक समूह है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बिहार में पायराइट का सबसे बड़ा भंडार है, सबसे बड़ा उत्पादक पायराइट का बिहार ही है। ठीक है, बिहार में अबरख जो है गया, नवादा, जमुई इन सब क्षेत्रों पर पाया जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और बिहार में सोना का जो सबसे ज़्यादा आपका भंडार है वो जमुई जिला में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। चलिए, भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भूतापीय ऊर्जा का दोहन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं तो पार्वती घाटी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मणिकर्ण के गर्म पानी के स्रोत से अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन की जाती है। लद्दाख का जो पुगा घाटी है वहाँ पर भी है। और आपके उसके बाद बात करते हैं तो वैसे भी आपका यहाँ पर देख लीजिए, लद्दाख जब दे दिया गया, दो राज्य हो ही गए, तो एक से अधिक पर आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में, बताइएगा। तो इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। लौह और इस्पात उद्योग को बताइए प्रकाश उद्योग कहा जाता है? नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट, किसी भी यह है, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लौह इस्पात उद्योग जो है किसी भी देश का आधारभूत उद्योग होता है और यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, बिल्कुल ये सही है। इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, यह आपका सही नहीं दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? पूर्व और पश्चिम गलियारे, ठीक है ना। तो पूर्व में जो जुड़ा हुआ है यह आपका कौन सा है? असम का सिलचर है, ठीक है ना। और पश्चिम गलियारा पूछ रहा है तो यह गुजरात का आपका कौन सा है? पोरबंदर है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यह आपका सिलचर से पोरबंदर है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका तो पूर्व पश्चिम हो गया, ठीक है ना, यह आपका पूर्व पश्चिम हो गया। क्लियर ना। चलिए फ्रेंड्स, और आपका उत्तर दक्षिण पूछेगा तब क्या बताइएगा, जरा आप कमेंट करके बताइए। तो उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिए। उत्तर दक्षिण गलियारा, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो फ्रेंड्स, यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है? मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये एक क्या है? पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, पहाड़ियाँ हैं मिसमी, बरेल और लुसाई, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ए राइट आंसर हो जाएगा? भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, प्राचीनतम चट्टान की बात करते हैं तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसमें से देखिए, आपका धारवाड़ भी हो जाएगा, कुडप्पा, विंध्यन, तो आपका हो ही गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पाए जाने वाली चट्टानों का क्रम आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, भारत का प्राचीनतम चट्टान आर्कियन युग का है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत का नवीनतम चट्टान गोंडवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, चूंकि सारे हैं ना, सम्मिलित नहीं पूछा गया है। देखिए, असम हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई पूछा गया है। असम हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई जो है ये कितना है? तो फ्रेंड्स, असम हिमालय मैंने बताया था, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच की हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है, तीस्ता और दिहांग नदी का। और असम हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल जो है ये कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से है, कर्नाटक के, ठीक है ना। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, नंदी पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक। चलिए, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री से सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, बताइए राइट आंसर इसका। तो फ्रेंड्स, ये आपका कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में माना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिम हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की विस्तार की उच्चतम सीमा है, उच्चतम सीमा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये औसत सागर तल से 1524 मीटर, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन वाले राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन वाले जो राज्य हैं, सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य ये कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात है। चलिए, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। महाभारत लेख नामक पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए, इसमें से असुरक्षित प्रजाति जो है ना फ्रेंड्स, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन भी है, काला हिरन भी है, और यहाँ तक कि एशियाई हाथी की बात करते हैं तो ये भी असुरक्षित में ही है, क्योंकि यह जो है एक एलिफस प्रजाति की एक जीवित जाति है एकमात्र, जो आपका पश्चिम में भारत से लेकर के पूरब में बोर्नियो द्वीप तक पाया जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण इसका जो है आपका, इसमें से राइट आंसर कृषि विस्तार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो ये प्रचलित किसके द्वारा किया गया है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। पारिस्थितिक कृषि प्रणाली में पारिस्थितिक तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है, ठीक है ना। और इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, उसके बाद नवदान्य आंदोलन, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम कर लेंगे, और ये आपका मत्स्य संघ जो है, तवा मत्स्य संघ, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। सरदार सरोवर बांध किन राज्यों को कवर करता है? देखिए, ये प्रश्न रिपीट भी हो गया है ना। तो अभी मैंने बताया था कि नर्मदा नदी पर है यह, गुजरात में, और यह कवर करता है आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। चलिए, उसके बाद देखिए, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई हैं, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है, क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिक वर्षा होने से और पर्यावरण कारणों से ग्लेशियर से अधिक बर्फ पिघल जाता है, और जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अगर हम बात करें बाढ़ के भयावह होने के कारण में, तो मानव निर्मित अवरोध है, ठीक है ना, वनों की कटाई है, ठीक है, वनों की कटाई है, और नदियों और नालों में जो है, ताल में उसके गाद अवसाद अधिक जमना, इन सब कारण से हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो भयावह हुई है, क्योंकि नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्मित हुई थी, परंतु इसमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है। इसका कारण क्या है? तो इनके जलाशयों में अधिक अवसाद जमा हो गए हैं, और अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा। उसके बाद देखिएगा कि बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ है, ठीक है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट आंसर इसका होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि उस प्रथम राज्य की नाम बताइए जिसे छत पर, देखिए ये कितना बार ये प्रश्न रिपीट हुआ, तीनों में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो ये तमिलनाडु है, 2001 में शुरू किया गया था। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत में, देखिए भारत विश्व में देश के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो भारत जो है चावल के उत्पादन में, ठीक है ना, भारत चावल के उत्पादन में
किसको उत्पादन, एक मिनट रुक जाइए, चावल के भी है ना, तो दूसरा देश है ना, गन्ना के भी उत्पादन में है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चावल और गन्ना के उत्पादन में होना चाहिए। ठीक है, तो एक सदी के यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, चावल और गन्ना गन्ना किसानों की फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। संस्थागत सुधार जो था यह आपका भूमि सुधार था। ठीक है ना, भूमि सुधार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो कोडरमा जो है अब्रक के लिए, याद रखिएगा अब्रक के लिए। ठीक है ना, अब्रक राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए भारत के एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वह है, तो ये कौन सा है। तो कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। खरीफ और रबी आपको पता भी है, खरीफ के आपके फसल के उदाहरण इसमें से मक्का हो जाएगा। ठीक है ना, गेहूँ मटर ये रबी के हैं, चना सरसों ये रबी फसल हैं। ठीक है, धान मक्का ये सब खरीफ फसल होते हैं। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो 1 वर्ष का समय जो लगभग लगता है वो आपका किस फसल में बताइएगा। तो गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है ना, गन्ना का फसल। और कपास की फसल 5-6 महीने में हो जाती है, पटसन की 4-5 महीने में, और जौ की फसल 3-4 महीने में। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए या निर्मित एवं संचालित होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो फ्रेंड्स ये आपके होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए NHAI जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 1995 आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत में विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें से राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो नई को कहा जाता है खादर और पुरानी को बांगर। यही ना मैंने प्रश्न आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये मौसिन राम में होती है। मौसिन राम है कहाँ पर, तो ये मेघालय में है। चलिए देखिए फिर से आ गया, ये आपका मिलान कर रहा है। मैक्सिको में जो आपका स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि है उसको क्या कहा जाता है। तो मैक्सिको में इसको मिल्का कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। ठीक है ना, और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। तो ये अब आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसने शुरू किया था। तो ये विनोबा भावे ने। ठीक है ना, भूदान आंदोलन जो है इन्होंने शुरू किया था कहाँ पर, तो अभी वर्तमान के तेलंगाना के पोचमपल्ली में, और ग्रामदान उड़ीसा में किया था। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। तो ये चमक जो आती है ये अभ्रक से आती है। ठीक है ना, अभ्रक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। तो बिहार में आपका बरौनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बरौनी राइट आंसर हो जाएगा। कांटी भी है, मुजफ्फरपुर जिला में कांटी, बरौनी बेगूसराय में पड़ता है, इससे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि खाली स्थान दिया गया है, भारत में प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके आसपास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। ठीक है ना, इसके लिए ISO प्रमाणन है 14001। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसी के पास जो है जो आपका पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 है। ठीक है, तो यहाँ पर NTPC राइट आंसर हो जाएगा। NTPC की स्थापना याद रखिएगा 1975 में हुई थी, 1975 में। ठीक है,
चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है? तो ये 4 शहर कौन कौन से हैं? ये 4 शहर याद रखिएगा कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। तो ये आपका दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और 2001 में जो है इसकी शुरुआत किया गया था, स्वर्णिम चतुर्भुज की 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? आज़ादी के बाद सबसे पहले जो बनाया गया था यह बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये आपका गुजरात का कांडला है। ठीक है। चलिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और किसके निक्षेपण के मामले में समृद्ध है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये खनिज और कोयला के निक्षेप में। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोयला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा चाइना है। ठीक है, चाइना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? देखिए, प्रश्न आ गया ना, कई बार ये प्रश्न घुमा फिरा के इसी तरह प्रश्न पूछा जा रहा है। 1952 में। ठीक है, 1952 में, इसको याद रखिएगा। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइड से निकाला जाता है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल चीन में है। ठीक है ना, गोबी चीन में है, याद रखिएगा। अच्छा, तकला माकन मरुस्थल कहाँ पर है? तकला माकन जो है ये कहाँ पर है? ग्रेट विक्टोरियन ये कहाँ पर है? ग्रेट विक्टोरियन, ग्रेट विक्टोरिया जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तकला माकन कहाँ पर है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। चलिए, और सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल विश्व का, याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल मैंने बता दिया आपको। सोन नदी किस नगर से होकर के बहती है? ऐसा ही सीन नदी है। सीन नदी ये पेरिस में बहती है। ठीक है ना, एफिल टावर है वहाँ पर। सीन याद रखिएगा। लंदन में आपका टेम्स नदी है। और रोम यानी कि रोम में टाइबर नदी। ठीक है ना, इटली में टाइबर नदी, याद रखिएगा। चलिए, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक जो है यह आपका अपना भारत हो जाएगा राइट आंसर इसमें से। देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो बिहार में जो है लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पैराइट के उत्पादन में बिहार अग्रणी है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है ना, भारत का एक शोध संस्थान है दक्षिण गंगोत्री, इसको आप याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिका में। चलिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है ये अमेजन नदी है। ठीक है ना, अमेजन नदी है, इसको आप याद रखिएगा। अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी। और अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है, इससे भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, नील नदी जो है ना, नील नदी, इसके बारे में जान लीजिए, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। चलिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक राज्य अधिकतम जो है इसमें से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 में निहित क्या है? तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण है, वैश्विक सतत विकास भी है। तो एक से अधिक वैसे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1992 में रियो डी जेनेरियो। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन जो करता है ये आपका चाइना करता है। ठीक है ना, चाइना राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको करता है। यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। ठीक है ना, गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील करता है। तो ये सब याद रखिएगा आप। चलिए, तो यहाँ पर आपका चाइना हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना आ गया ना, तो यह आपका कौन सा है? बताइए, सबसे पुराना तेल शोधक। तो फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराना जो है ये आपका दिग्बोई है, जो कि असम में है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो एल्युमिनियम का सबसे उत्पादक देश जो है यह आपका चीन है, विश्व में सबसे बड़ा एल्युमिनियम का उत्पादक। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मैंने बताया था ना कहाँ पर है? बताइए, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर कर